ऑल ऑफ यू गाइस। कल हम पढ़ चुके थे, कलचुरी वंश तक कल हमारा क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे का देखते हैं, आगे क्या क्या हमारा बचा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, हम पढ़ेंगे अब भोसले वंश। तो भोसले वंश को देखते हैं। आप जैसे कि जानते हैं कि कलचुरी वंश जो रहा उसका प्रशासन व्यवस्था कल हम देखे। कलचुरी वंश में आपका क्या था, कलचुरी वंश को कौन रिप्लेस करेगा, भोसले वंश रिप्लेस करेगा। ठीक, भोसले वंश रिप्लेस करेगा। ठीक, रघुनाथ सिंह को कलचुरी वंश रघुजी प्रथम के जो सेनापति रहेंगे, भास्कर पंत 1741 में आक्रमण करके पराजित कर देते हैं। पराजित नहीं करेंगे, भास्कर पंत जब आक्रमण करेंगे तो जो रघुनाथ सिंह रहता है, वो रघुनाथ सिंह कलचुरी वंश का शासक रहता है रघुनाथ सिंह। ठीक, उसका शासनकाल कितना चलता है, 1732 से लेके 1745 तक का। तो 41 में भास्कर पंत उन पे आक्रमण करते हैं, तो वो वृद्ध हो जा रहते हैं एकदम। तो क्या करते हैं, अब बूढ़ा व्यक्ति क्या करेगा, युद्ध थोड़ी ना करेगा, आत्मसमर्पण कर देते हैं। ठीक, तो कलचुरी वंश का प्रत्यक्ष, उसके बाद जो भास्कर पंत रहते हैं खजाना लूटते हैं और इसको अपना एक अधिकारी नियुक्त कर देते हैं और इसको बोलते हैं इसी अधिकारी के देख रेख में तुम शासन करो। तो यहीं से छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष मराठा शासन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, भोसले वंश का मराठा शासन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, समझ पाए। अब इसके बाद देखिए अप्रत्यक्ष, इसके बाद जो मोहन सिंह रहेंगे, रघुनाथ सिंह के बाद मोहन सिंह आते हैं, वो भी अप्रत्यक्ष मराठा शासक रहते हैं। वही उसके बाद फिर क्या करते हैं, थोड़ा तत्ता है वही कलचुरी वंश का अंत करने के लिए क्या करता है, षड्यंत्र रचता है और लास्ट में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो 1757 में मोहन सिंह पराजित हो जाता है, बिम्बाजी भोसले आक्रमण करते हैं, पराजित हो जाएगा। अब उसके बाद 1758 से अप्रत्यक्ष मराठा शासन को देखा जाए तो दो रहेंगे, रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह, जो मराठों के अधीन शासन करते हैं, कलचुरी वंश के शासक। अब इसके बाद प्रत्यक्ष मराठा शासन आएगा भोसले वंश का, तो फिर जो नागपुर में रहते हैं वहाँ से आते हैं बिम्बाजी भोसले। कौन आते हैं, बिम्बाजी भोसले। 1758 से बिम्बाजी भोसले अपना शासन करने के लिए छत्तीसगढ़ आते हैं। ठीक, बिम्बाजी भोसले का शासन स्टार्ट होगा 1758 टू 1787 तक। ठीक, बिम्बाजी भोसले शासन करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा कालखंड मैं इसके बाद बताऊंगा, पहले बिम्बाजी भोसले तक देख लेते हैं। ठीक, आज हम लोग का मराठा का शासन हम ऑब्वियसली ख़त्म कर देंगे ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक, नहीं होगा तो कल पढ़ लेंगे अभी, क्योंकि सूबा शासन आएगा। सूबा शासन थोड़ा बड़ा पार्ट है। ठीक, थोड़ा सा बड़ा रहता है वो, उसको भी थोड़ा सा समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, देखिए आगे चलते हैं। ठीक, तो जो बिम्बाजी भोसले आएंगे ये छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक, प्रथम प्रत्यक्ष मराठा शासक। यहाँ से मराठा लोगों का, भोसले लोगों का प्रत्यक्ष शासन स्टार्ट होगा। तो बिम्बाजी भोसले आएंगे। ठीक, कहाँ, छत्तीसगढ़। पहली राजधानी बनाते हैं, इसका कालखंड रहेगा आपका 1758 से 1787 तक। ठीक, पहली राजधानी इनका भी रतनपुर रहेगा। ठीक, लेकिन इन्होंने रतनपुर रहेगा। अब रतनपुर पहली राजधानी रहा तो कुछ न कुछ बनवाएंगे, सबकी प्रथा है, आते हैं बनवाते हैं। ठीक, तो ये बनवाते हैं रतनपुर में राम टेकरी मंदिर, रतनपुर में राम टेकरी मंदिर का निर्माण करवाते हैं। और जो रायपुर का दुद्धधारी मठ है उसका जीर्णोद्धार करवाते हैं। कौन, बिम्बाजी भोसले। ठीक, जिसका निर्माण पहले से ही हो गया था, जीर्णोद्धार नहीं हुआ था, उसी दुद्धधारी मठ का जीर्णोद्धार करेंगे बिम्बाजी भोसले। ठीक, और रतनपुर में राम टेकरी मंदिर। ओके, इसके बाद जस्ट आगे देखते हैं तो बिम्बाजी भोसले ने महत्वपूर्ण कुछ कार्य किए। तो बिम्बाजी भोसले का कालखंड देखते हैं, कार्यखंड। तो इसमें देखेंगे तो रायपुर अलग था उस समय। ठीक, कलचुरी के लहुरी वंश का शाखा चल रहा था और रतनपुर अलग था, इसमें कलचुरी अलग शासक चल रहा था, अलग हो गया था।
ठीक। तो यहीं से ध्यान दीजिएगा कि रायपुर और रतनपुर का एकीकरण, प्रशासनिक एकीकरण करेंगे बिंबाजी भोसले, ठीक, दोनों को एक में मिला देंगे ऐसे, ठीक। अब इसके बाद रतनपुर में न्यायालय की स्थापना करेंगे, कौन? बिंबाजी भोसले, ठीक। और इसके बाद दो जमींदारी प्रथा स्टार्ट करेंगे और दो जमींदारी बनाएंगे। जमींदारी स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक, क्यों? कौन किया था? आपका जमींदारी स्टार्ट कर चुके हैं आपका बहारेंद्र शाह, ठीक। उन्होंने सोना खान की जमींदारी दी थी ना जी, ठीक। अब यहीं से जमींदारी स्टार्ट तो हो चुकी है, तो ये दो जमींदारी का और प्रारंभ करेंगे, ठीक। जो कलचुरी वंश में स्टार्ट हुआ था वो जमींदारी प्रथा को दो जमींदारी और नए प्रारंभ करेंगे। राजनांदगांव और खुज्जी दो जमींदारी प्रारंभ करते हैं, ठीक। 3 कार्य बताया, तीनों के एक बार और देखिए। रायपुर और रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण, रतनपुर में न्यायालय की स्थापना, ठीक। इसके बाद आपका न्याय व्यवस्था के लिए न्यायालय की स्थापना, ठीक। दो जमींदारी प्रारंभ किया, राजनांदगांव और खुज्जी, ठीक। और यहीं से याद रखनी है परगना पद्धति का प्रारंभ करते हैं, इसी कारण इनको परगना पद्धति का सूत्रधार माना जाता है। ओके, समझ पाए? गुड, ठीक। अब इनका थोड़ा सा जो सैन्य व्यवस्था है उसको देखते हैं, कौन कौन प्रमुख रहे। तो सेना में थे नीलूपंत, सेना में थे नीलूपंत और इनके सेनापति थे पांडुरंग, ठीक। और इनके जो इनके राज्य पंडित थे वो थे आपके कृष्ण भट्ट, ठीक। सेना में थे नीलूपंत, ठीक, जो कि बहुत मास्टर माइंडेड थे, ठीक है। अब इसके बाद नीलूपंत, भास्कर पंत भी जी, भास्कर पंत का भाई था नीलूपंत। अब इसके बाद आपका जो राज पंडित रहे वो थे कृष्ण भट्ट, ठीक, भट्टरी कृष्ण भट्ट। और इसके बाद आपके जो वो रहे क्या? पांडुरंग, सेनापति जो थे पांडुरंग। अरे कोई भी पिक्चर में किसी भी का पांडु नाम रहता है उसको याद रख लेना, पांडुरंग लगा देना उसमें, पांडुरंग। अपने वन वर्ड में याद करना सीखो, ठीक, ऐसे नहीं ये है तो इसी को रटते रहो पांडुरंग 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 कर, ये गलत। किसी भी पिक्चर देखे हो, फिल्म, उसमें मूवी, उसमें पांडुरंग पांडु किसी कैरेक्टर का नाम रहेगा, ठीक, उसी का पांडुरंग लगा देना जी। ओके। इसकी 3 पत्नी थी, जिसमें से हमको 2 को तो जानना नहीं है, लेकिन जान लो नाम क्या था, कैसा था, क्या क्या है वो सब। ओके। तो एक थी आपकी उमाबाई, ठीक, उमाबाई थी एक थी आपकी रमाबाई और एक थी आपकी आनंदीबाई, ठीक। उमाबाई जो थी, ठीक, वो आपका समथिंग 1787 में बिंबाजी भोसले की मृत्यु हो गई। बिंबाजी भोसले की मृत्यु के उपरांत उमाबाई सती हो गई, ठीक, उमाबाई जो थी सती हो गई। इनके सती होने पे ही रतनपुर में सती चौरा का निर्माण किया गया, ठीक। तो आप ऐसा जान सकते हैं कि मराठों में भोसले वंश में, जो छत्तीसगढ़ में भोसले वंश थे मराठा के, उसमें सती प्रथा का प्रचलन था, तभी तो रतनपुर में सती चौरा का क्या मिलता है हमको? प्रक्षेप मिलता है। ओके। अब इसके बाद रमाबाई पति के वियोग में वन चले गई, ठीक, वनवास। ओके। अब इसके बाद जो वो थी आनंदीबाई जो थी, आनंदीबाई बिंबाजी भोसले के मृत्यु के उपरांत सत्ता का बागडोर संभाली, ठीक, थोड़े समय के लिए सत्ता का बागडोर संभाली, ठीक। और सत्ता के लिए इसके बाद जो सूबे व्यवस्था आएंगे उसमें महिपात राव दिनकर रहेगा, उनके साथ इनका थोड़े समय के लिए संघर्ष हुआ, ठीक। और याद रखिएगा जो राम टेकरी मंदिर बनाए थे बिंबाजी भोसले, उन्हीं
उन मंदिर के सामने में बिम्बाजी भोसले का हाथ जोड़े हुए प्रतिमा का निर्माण करवाती है आनंदीबाई। तो याद रखना है आनंदीबाई। अब इसके बाद मेंस के हिसाब से आप लिखने की कोशिश करेंगे तो बिम्बाजी भोसले छत्तीसगढ़ में भोसले वंश का प्रत्यक्ष शासन के का वर्णन कीजिए, जैसे 30 शब्दों में पूछता है। तो 1758 से 1787 तक मराठो वंश का प्रत्यक्ष शासन छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हो गया, प्रथम प्रत्यक्ष शासन। उसके बाद लिख दीजिए, बता दीजिए कंटेंट में, बिम्बाजी भोसले आए, बिम्बाजी भोसले ने शासन किया। ठीक, कम शब्दों में बताना है तो उसको अपने हिसाब से आप वन वर्ड में जमाइए। ठीक, अब इसके बाद फिर उसी में बता दीजिए कि निर्माण क्या है। तो इन्होंने राम टेकरी मंदिर, दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार करवाया। एक साथ बताइए, अलग अलग नहीं। ठीक, अगर ज़्यादा शब्दों में पूछता है तो स्थापत्य कला करके फिर इन दोनों को बताइए। अब इसके बाद इसी में बता दीजिए प्रशासनिक कार्य, तो रायपुर रतनपुर का एकीकरण किया। ठीक, रायपुर रतनपुर के एकीकरण के साथ में रतनपुर में न्यायालय की स्थापना की। 2 जमींदारी प्रथा स्टार्ट किया। राजनांदगांव और खुज्जी परगना पद्धति के सूत्रधार माने गए, परगना पद्धति स्टार्ट किया। ओके, खत्म यहाँ से। अब इसके बाद देखते हैं जस्ट 1788 में वेंगुजी भोसले आएंगे, लेकिन यहीं पे ध्यान दीजिए, जो वेंगुजी भोसले रहते हैं ये रहते हैं नागपुर में, और ये चाहते हैं कि मैं छत्तीसगढ़ में नहीं जाऊंगा बोलते हैं। पहले एक बात थोड़ा सा समझिएगा, बिम्बाजी भोसले आए, भोसले वंश वाले हैं, मराठा है, नागपुर से आए, यही हमारे छत्तीसगढ़ आए तो क्या लाए, पूरे व्यंजन जो है ना जी, कढ़ी, बूंदी कढ़ी, ये सब लाए हैं यही मराठे लोग। ठीक, हमारे छत्तीसगढ़ का व्यंजन नहीं था। जब मराठे वंश आए ना तब फिर छत्तीसगढ़ में प्रचलन हुआ बूंदी कढ़ी, ठीक, और वो भजिया कढ़ी, ये सब को ही लोग खाते थे, इसी कारण हमारे छत्तीसगढ़ भी खाने लगा। ओके, इतना भी समझ। वेंगुजी आए 1788 में। वेंगुजी चाहते थे कि मैं नागपुर में ही रहूँगा। वेंगुजी ने छत्तीसगढ़ में शासन करना सही नहीं समझा, और वो चाहते थे मैं नागपुर में रहूँ, छत्तीसगढ़ में मराठों का शासन चलते रहे। इसी कारण वेंगुजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन नहीं किया, उन्होंने अप्रत्यक्ष शासन किया। वो नागपुर में रहे और उनके अधीन उन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन चलते रहे। इस कारण सूबा व्यवस्था का प्रारंभ किया। इस कारण वेंगुजी भोसले को सूबे व्यवस्था का सूत्रधार माना जाता है। ठीक, तो यहाँ से मराठों का फिर से अप्रत्यक्ष शासन स्टार्ट होगा और वो शासन करेंगे सूबेदार। ठीक, वेंगुजी भोसले ने सूबे व्यवस्था का प्रारंभ किया, सूबेदार की नियुक्ति की। ओके, सूबेदार। अब मराठों का 1788 के बाद, सॉरी 58 बोला हूँगा तो वो 88 है, 1788 के बाद छत्तीसगढ़ में सूबेदार नियुक्त कर दिए। अब सूबेदार लोग छत्तीसगढ़ में शासन करेंगे, जो कि मराठों का प्रत्यक्ष शासन छत्तीसगढ़ में चलने लगा और वेंगुजी बैठ के नागपुर से उसको क्रियान्वित करने लगे। ओके, ठीक। अब यहाँ से देखिए, जो सूबा व्यवस्था रहा ना जी, तो यहीं से ध्यान में दीजिएगा, वो सूबेदार की नियुक्ति किए वेंगुजी भोसले। सूबेदार सूबे का मालिक नहीं था, वो वेंगुजी भोसले का एक अधिकारी हुआ करता था जो छत्तीसगढ़ में शासन करने लगा। तो इन अधिकारियों के क्रम देखते हैं, क्रम नहीं देखते, क्रम के हिसाब से इनका कार्य भी देखते हैं। ठीक, महिपत राव दिनकर पहले प्रथम सूबेदार नियुक्त हुए, महिपत राव दिनकर, और इसके बाद विट्ठल राव दिनकर। ठीक, महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर। उसके बाद भवानी कालू ऐसा ही नाम है, हंसो मत, भवानी कालू। और उसके बाद केशव गोविंद। ठीक, भीकाजी गोपाल, जिसको भीका भाऊ बोलते थे, भीका भाऊ। ठीक, और इसके बाद आपका सीताराम टांटिया और सखाराम, एक ही में पढ़िएगा इसको। और इसके बाद यादव राव दिनकर।
यादवराव दिनकर, छत्तीसगढ़ के अंतिम सूबेदार। ओके, ये अंतिम सूबेदार इस कारण है क्योंकि ये 1818 में रहेंगे। 1816 से 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा भारत के इतिहास में। ठीक, तो अंग्रेजों ने क्या कर देंगे, उसके बाद युद्ध वहाँ होगा तो यहाँ भी युद्ध होगा। ठीक, अंग्रेज तो आ गए हैं, वहाँ युद्ध हुआ, यहाँ भी युद्ध होगा। यहाँ युद्ध होगा तो जो मराठा शासन रहेंगे ये पराजित हो जाएंगे, लेकिन इनको बोला जाएगा कि अंग्रेज बोलेंगे कि हमारे अधीन शासन करो। लेकिन उस समय जो इनका जो पुत्र रहेगा, वेंगु जी का जो पुत्र रहता है वो वयस्क नहीं रहता है। ठीक, तो अवयस्कता के कारण फिर जो 1818 से लेकर 1830 तक अंग्रेज शासन करते हैं, मराठों के अधीन अंग्रेज के अधिकारी शासन करें, सुपरिटेंडेंट। ठीक, और उसके बाद फिर से वो वयस्क हो जाता है 12 साल में, जब 18 से 30 तक 12 साल में, तब फिर से मराठों को शासन दे दिया जाता है। ऐसा एक संधि होती है 1818 में छत्तीसगढ़ के मराठों और अंग्रेजों के मध्य। ओके, चलिए यहीं से आगे बढ़ते हैं। महिपत राव दिनकर, देखिए यहाँ से एक फैक्ट बता रहा हूँ। जो बिम्बाजी भोसले थे, बिम्बाजी भोसले के समय यूरोपीय यात्रियों का, जो यूरोपीय यात्री रहे, यूरोप के यात्री जी, वो छत्तीसगढ़ घूमने आ रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि हम छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा व्यापार कर लेते हैं, ऐसा। तो छत्तीसगढ़ घूमने आ रहे थे। बिम्बाजी को समय मिस्टर लौंकी आए थे, लौकी ही याद रख लेना, लौंकी आए थे, मिस्टर लौंकी 1787 में, लौंकी। और इसके बाद जो महिपत राव दिनकर रहे सूबेदार, प्रथम छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार, जिनके साथ इनकी पत्नी आनंदीबाई का सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। तो एक बात और याद रखिए, इस कारण संघर्ष हुआ क्योंकि पूरी जो शक्ति थी वो आनंदीबाई के पास ही थी, इस कारण ये महिपत राव संघर्ष किया था। ओके, और इसके बाद यहीं से महिपत राव के समय एक यूरोपीय यात्री और आया 1790 में, 1790 ईस्वी में फॉरेस्टर आए, मिस्टर फॉरेस्टर। ठीक, यूरोपीय यात्री थे। अब इसके बाद देखिए महिपत राव खत्म, महिपत राव सूबेदार का काल खत्म। अब सेकंड सूबेदार आएगा विट्ठल राव दिनकर। ओके, ठीक, अब जो विट्ठल राव दिनकर रहे, विट्ठल राव दिनकर छत्तीसगढ़ के द्वितीय सूबेदार रहे। इनके समय में 1795 में मिस्टर ब्लंट आए थे, यूरोपीय यात्री थे मिस्टर ब्लंट। 1795 में 3 लोग आ गए हैं। बिम्बाजी जब 87 में थे, 87 में मृत्यु हुई तो उस समय थे, तब मिस्टर लौंकी आए थे। उसके बाद महिपत राव के समय आए आपके, कौन आए जी, फॉरेस्टर। ठीक, 1790 में। उसके बाद 1795 में आएंगे मिस्टर ब्लंट, किसके समय, विट्ठल राव दिनकर के समय। जो परगना पद्धति को सूत्रों को बताया था बिम्बाजी ने, उसको लागू किया विट्ठल राव दिनकर ने। परगना पद्धति के जन्मदाता या लागू करने वाले हैं विट्ठल राव दिनकर। ठीक, सूबेदार। और इन्होंने छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में विभाजित कर दिया। कितने परगनों में विभाजित कर दिया, 27 परगनों में। यहाँ से आपका विट्ठल राव दिनकर समाप्त। अब इसके बाद आते हैं भवानी कालू। कुछ याद मत रखिए, सबसे कम समय तक शासन करने वाला सूबेदार रहता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए भवानी कालू के बाद आपका केशव गोविंद। केशव गोविंद के समय एक यूरोपीय यात्री और आता है, कोलब्रुक। यूरोपीय यात्री मिस्टर कोलब्रुक आता है केशव गोविंद के समय हमारे छत्तीसगढ़। सब छत्तीसगढ़ व्यापार, छत्तीसगढ़ घूमने, भ्रमण, छत्तीसगढ़ की परंपरा को जानने की दृष्टिकोण से ही आ रहे हैं। ओके, यहाँ से आपका केशव गोविंद का काल भी खत्म। हाँ, केशव गोविंद में एक चीज़ याद रखिए, सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला सूबेदार रहा आपका केशव गोविंद।
और इसने हमारे छत्तीसगढ़ में आक्रमण होता था किसका? पिंडारी लोग का। पिंडारी जो रहते थे, पिंडारियों से जो आक्रमण था उसको मतलब रक्षा किया हमारे छत्तीसगढ़ का केशव गोविंद। अब इसके बाद देखते हैं बीकाजी गोपाल, बीका भाऊ, भाऊ बोलते हैं नहीं है मराठी लोग, और भाऊ ऐसे, तो भीका भाऊ को देख लेते हैं थोड़ा क्या क्या किया है हमारा भीका भाऊ। भीका भाऊ के समय, आपका भीकाजी गोपाल, भीका भाऊ के समय क्या था? पिंडारियों बहुत लूटपाट करने के लिए छत्तीसगढ़ आते थे। ठीक, देखते थे बहुत समृद्ध है, भोसले वंश का शासन चल रहा है, बहुत लूटपाट किए हैं भीका भाऊ। तो भीका भाऊ के समय बहुत लूटपाट किए पिंडारी लोग, तो पिंडारी लोग के लूटपाट से थोड़ा सा रक्षण किया। इनके समय जो सरगुजा जमींदारी थी उसमें हस्तक्षेप हुई। ठीक, हस्तक्षेप किया, थोड़ा सा हस्तक्षेप ही याद रखिए, ज़्यादा समझना नहीं। अब इसके बाद ध्यान में रखिएगा जो ये बता रहा हूँ, इस भीकाजी गोपाल जो भीका भाऊ थे, इनके समय प्रशासनिक अस्थिरता थी, अस्थिरता की भावना, मतलब अस्थिरता आ गई थी, प्रशासन में अस्थिरता थी, प्रशासन तहस नहस हो गया था। मराठा वंश के सूत्रधार रघुजी द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। साथ में छत्तीसगढ़ में भोसले वंश के शासक वेंगुजी भोसले की 1811 ईस्वी में मृत्यु। उसके बाद इन दोनों के मृत्यु के पश्चात अप्पा साहब को छत्तीसगढ़ के शासन के लिए नियुक्त किया गया और उन्हीं की नियुक्ति में अब अन्य कार्य हुए। ठीक, अप्पा साहब। अब इसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं तो जो सीताराम टांडिया और सखाराम रहे, इनके काल में कोई चीज़ कार्य नहीं हुए, याद रखिएगा। इन्हीं के काल में आपका थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हुआ। ठीक, 1816 के समय रहेंगे, प्रारंभ हुआ। अब इसके बाद यादव राव दिनकर जो रहेंगे 1818 में, इन्हीं के समय थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ और ये अंतिम सूबेदार रहे। ठीक, अंतिम सूबेदार रहे। साथ में यहीं से याद रखिए थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। ठीक, यहाँ से आपका वेंगुजी भोसले की भी मृत्यु हो गई। अप्पा साहब चला रहे थे थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध में, अप्पा साहब की भी मृत्यु हो गई। अब कोई भी ऐसे वयस्क शासक नहीं थे जो मराठा वंश को, छत्तीसगढ़ के मराठा वंश को चला सके। ठीक, तो इस कारण, और जो क्या था, इसका पुत्र था अप्पा साहेब का। ठीक, वो भी क्या था, वेंगुजी अप्पा साहेब का जो पुत्र था वो भी आपका अवयस्क था, अभी बच्चा था। तो इस कारण फिर अंग्रेज़ों और छत्तीसगढ़ के अंग्रेज़ों और मराठों के बीच संधि हुई कि जब तक ये वयस्क नहीं हो जाता है तब तक आप शासन व्यवस्था को संभालिए। अंग्रेज़ों ने कहा हम संभालते हैं, उसके बाद आपको पुनः आपका शासन दे दिया जाएगा। ठीक, तो इस कारण फिर समथिंग 1818 से 1830 तक अंग्रेज शासन करेंगे। तो यहीं पास ध्यान में रखिएगा, जो अंग्रेज 1818 में संधि हुई उसी के तहत अंग्रेज़ों ने सूबेदारी व्यवस्था जो पद्धति थी, सूबेदारी व्यवस्था की वेंगुजी द्वारा जो बनाया गया पद्धति था, वेंगुजी इस पद्धति के सूत्रधार जन्मदाता दोनों थे। ठीक, तो इस पद्धति को अंग्रेज़ों ने समाप्त कर दिया और इन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंट सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति की, यानी कि ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति की। अब जो ब्रिटिश अधीक्षक रहे ये 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में शासन करेंगे। ओके, समझ पा रहे हैं? आज यहीं तक। इसके बाद कल ब्रिटिश देखेंगे, ब्रिटिश के साथ में फिर समाप्त होगा आपका छत्तीसगढ़ में शासकों का, मतलब भोसले शासकों का अस्तित्व कल। आज इतने ही क्लास रही, क्योंकि आज ज़्यादा बता दूंगा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, क्योंकि आज सूबेदार पूरा बताया, वेंगुजी भोसले, बिम्बाजी भोसले, साथ में आपको युद्ध पद्धति, ठीक, बहुत सारी चीज़ बताया। सबको नोट डाउन करिए, अच्छे से समझिए। कम इस कारण बताता हूँ जी, या फिर वीडियो का टाइम देख के मैं रोक देता हूँ इस कारण, क्योंकि आपको अगर ज़्यादा दे दिया तो आपको देखने का भी मन कम करेगा, साथ में आप नोट डाउन करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो जितना बता रहा हूँ उतना ही नोट डाउन करिए, उसके साथ ही चलते रहिए। मैं आपको डेली प्रोवाइड कर रहा हूँ ना वीडियो। ठीक, ओके,
आगे कल देखते हैं ब्रिटिश अधीक्षक का काल, साथ में भोसले का बाद का काल, ठीक। उसके बाद छत्तीसगढ़ में भोसले वंश का पतन के साथ ब्रिटिश, ठीक। इसके बाद एक वंश बचा हुआ है ना, काकती वंश बस्तर में, उसको पढ़ना है, ठीक। अन्नम देव स्थापना करेंगे, वो बचा हुआ है, उसको पढ़ाऊंगा इसके बाद, भोसले के बाद। तो यहाँ से आपका पूरा समाप्त हो जाता है, समझ पा रहे हैं? मतलब भोसले का सूबेदारी प्रथा समाप्त। अब कल ब्रिटिश देखेंगे आगे, पढ़ते रहिए, जो जो जितना बता रहा हूँ सबको नोट डाउन करिए, साथ में जैसे ही समझ में आ रहा है मेरे वीडियोस बार बार देखिए, बार बार समझते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। घर में रहें, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल के साथ मेरे साथ। ओके, थैंक यू सो मच।